डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न की प्रक्रिया को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जिसके कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास है। जैसे पानी से भरे हुए एक बोतल में यदि हम कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डाल देते हैं तो हमें पता चलता है कि वह थोड़ी देर में घुल जाता है और सारा पानी कलर्ड हो जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी सैंड से भरी हुई बोतल को हम रूम में खोल देते हैं तो पूरे रूम के अंदर उस सैंड की खुशबू फैल जाती है। तो इसी के द्वारा हम डिफ्यूज़न को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम डिफ्यूज़न को डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि किसी गैस या अन्य पदार्थ के स्वतंत्र रूप से संपूर्ण स्थान में वितरित होने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है, या वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु या आयन उच्च सांद्रता के स्थान से निम्न सांद्रता के स्थान की ओर प्रवाहित होते हैं। डिफ्यूज़न की प्रक्रिया गैसेस, लिक्विड और सॉलिड सभी में होती है, परंतु गैस के अंदर डिफ्यूज़न की दर जो है वो सबसे अधिक होती है और लिक्विड के अंदर उससे कम होती है, परंतु लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न की प्रक्रिया सॉलिड से अधिक होती है। डिफ्यूज़न की प्रक्रिया के अंदर पार्टिकल्स का मोमेंट क्यों होता है? इन पार्टिकल्स का मोमेंट उन पार्टिकल्स में उपस्थित उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। यह है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूज़न। ये देखिए पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। फिर आता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? यानी साम्यावस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि विसरण की प्रक्रिया के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा अधिक सांद्रता से लो सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जब मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उस सिस्टम के अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था कहते हैं। परंतु साम्यावस्था आने के बाद भी, अर्थात पूरे सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होने के पश्चात भी मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट होता है वो रुकता नहीं है। मॉलिक्यूल्स लगातार मोमेंट करते रहते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न, स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण क्या है? कहा जाता है कि विसरण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। इट इज़ ए इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यदि किसी स्थान पर एक से अधिक गैसेस हैं तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स को के डिफ्यूज़न को दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल उसको प्रभावित नहीं करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल होता है, वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार वो मोमेंट करता है। इस वजह से दूसरे पार्टिकल्स के प्रेजेंस का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है हम प्लांट्स के अंदर ले सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डिफ्यूज़न एक ही समय में साथ साथ होता है, अर्थात इनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस का या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब है डिफ्यूज़न प्रेशर यानी विसरण दाब। विसरण दाब जो होता है वो इसे कह सकते हैं कि यह एक जब मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं तो उस स्थान पे इन मॉलिक्यूल्स का एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम विसरण दाब कहते हैं। या हम इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लो कंसंट्रेशन। पदार्थ के अणुओं या आयनों के उच्च विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर शुद्ध गमन को विसरण कहते हैं, जो अणुओं और आयनों में अंतर्निहित गतिज ऊर्जा की उपलब्धता के कारण होता है। डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है
वो मॉलिक्यूल्स की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जितनी अधिक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता होगी, डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही अधिक होगा। यदि कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की अधिक है तो डिफ्यूजन रेट हाई होगी, और यदि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो है तो डिफ्यूजन रेट भी कम होती चली जाएगी। अब है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। सबसे पहला कारक है तापमान। विसरण अणुओं की गतिज ऊर्जा का परिणाम होता है, ये हम जानते हैं। चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अतः विसरण की दर भी बढ़ती है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, माध्यम की सांद्रता। माध्यम की सांद्रता जो होती है उसका डिफ्यूजन की रेट के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ता है, अर्थात यदि माध्यम की सांद्रता अधिक होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाती है, और यदि कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो जाती है। तीसरा कारक है साइज एंड मास ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। विसरित होने वाले जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ यानी आमाप क्या है। यदि मॉलिक्यूल्स जो है उनके साइज जो स्मॉल होता है तो डिफ्यूज़न की रेट हमेशा फास्ट होती है, और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी डिफ्यूज़न की जो दर है वो कम होती है। चौथा कारक है सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी का रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक उसकी सोल्यूबिलिटी होती है सोल्यूट्स की, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता क्या होती है? किसी भी एक सिस्टम के अंदर एक गैस के अणुओं का दो विभिन्न पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर जो डिफ्यूजन प्रेशर है या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें जो अंतर होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। ये अंतर जितना अधिक होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतनी ही अधिक होती है, और यदि ये अंतर कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी यानी घनत्व। ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ के अनुसार विसरण की दर जो होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो विसरण की दर कम होगी, और यदि डेंसिटी कम है तो विसरण की दर अधिक होती है। अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, पादपों में विसरण का क्या महत्व है। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। वायुमंडल और पादपों के मध्य ऑक्सीजन और गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। हायर प्लांट्स के अंदर यह क्रिया लीव्स पर उपस्थित स्टोमेटा की सहायता से होता है। यह हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक गैसेस है। नंबर 2, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के दौरान प्लांट्स की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनसे वाटर वेपर्स के रूप में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, और यह डिफ्यूजन के द्वारा ही विसर्जन होता है। नंबर 3 इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। पादपों में खनिज लवणों के आयनों का जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। एंड लास्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। पादपों में जड़ों के जरिए जल का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है।